कि हमारे प्रिय छात्रों से आप वो एक्सपीरियंसेस साझा करें जो आपने स्वयं फील किए हैं। जैसे आपने कोचिंग का सहारा लिया या नहीं लिया, आपने किन पुस्तकों, किन मैगजीन्स का सहारा लिया और आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा। और जैसे महावीर जी ने फरमाया कि परिश्रम से स्वयं चमके, तो कृपया इन बातों। तो अब इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए श्रीमान सुखाराम पिंडेल को आपको बताना चाहूंगा कि आपने भी प्रथम स्थान सुनिश्चित किया था एग्जाम में। आदरणीय गुरुजनों, मैं अपने और मुझे यहाँ पर बुलाया और मौका मिला। कॉलेज टाइम में मुझे ज़्यादा बोलने का कभी मौका नहीं मिला, क्योंकि शर्मीले किस्म का स्टूडेंट हुआ करता था। तो आज इतने सारे लोगों के बीच में, अपने साथियों के बीच में खड़ा होकर और आपसे मुखातिब होने का मौका मिला, तो काफ़ी गौरवान्वित और काफ़ी खुशी का एहसास हो रहा है। मैं ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ, वे शॉर्ट में आपको कुछ बातें अपनी शेयर करना चाहता हूँ। मैं नागौर जिले के डेगाना तहसील का एक छोटा सा गांव है मोडरिया, वहाँ का रहने वाला हूँ। मैंने 2002 में 10th किया, 2004 में 12th किया, 2007 में मैंने बीएससी राजकीय महाविद्यालय अजमेर से किया। बीएससी करते ही मैंने बीएड कर लिया, क्योंकि ग्रामीण परिवेश के लड़कों के लिए पहली आवश्यकता होती है कि उनको जॉब मिले, क्योंकि उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम इसी तरह की होती है कि अगर उनको जॉब मिल जाए तो आगे की पढ़ाई वो सुचारू रूप से कर सके। तो 2007 में 8 में मैंने बीएड कर लिया। बीएड करते ही मेरा ग्राम सेवक के पद पे सिलेक्शन हो गया और उसमें पूरे नागौर जिले में मेरी 6th रैंक थी। ग्राम सेवक पद पर मैंने 5 वर्ष तक कार्य किया और उसके साथ साथ ही मैंने, क्योंकि मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ, विज्ञान के साथ साथ इतिहास मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट रहा है, तो मैंने ग्राम सेवक की जॉब के दौरान ही 4 सब्जेक्ट्स में प्राइवेट एमए कर लिया, हिस्ट्री से, राजस्थानी से, सोशियोलॉजी से और ज्योग्राफी से। उसके बाद में फिर मेरा मानस जागृत हुआ अंदर से कि नहीं, मुझे आगे बढ़ना चाहिए, ग्राम सेवक जॉब तक यहाँ नहीं रहना है। तो जब मैं 10th क्लास में था, उसी समय मेरे एक आदरणीय गुरुजी थे, तो मेरे आदर्श गुरु भी है श्री दरियाव जी चौधरी, जो व्याख्याता है। तो उन्होंने उसी समय मुझे बता दिया था कि आपको आगे जाके आरएएस अधिकारी बनना है। उस समय मैं जानता भी नहीं था कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, आरएएस होता क्या है और इसका क्या कार्य होता है, लेकिन मेरे मन में ये चीज एक अंदर खुशी हुई थी कि मुझे आगे जाके प्रशासनिक अधिकारी या आरएएस ही बनना है। तो जब मेरा ग्राम सेवक पद पर सिलेक्शन हुआ तो मैंने गुरुजी को फोन करके बताया, सर मेरा ग्राम सेवक पद पर सिलेक्शन हो गया। तो उन्होंने एक शब्द कहा कि आपको सिर्फ प्रशासनिक अधिकारी बनना है और जिस दिन आप ये लक्ष्य अचीव कर लोगे उस दिन मुझे सच्ची गुरु दक्षिणा प्राप्त हो जाएगी। तो उसके बाद में फिर मेरा 2012 में वरिष्ठ अध्यापक विज्ञान के पद पर सिलेक्शन हो गया। फिर 2.5 वर्ष तक मैंने अध्यापन का कार्य किया। उसके बाद में 2015 में मेरा स्कूल व्याख्याता इतिहास के पद पर सिलेक्शन हो गया। लेकिन मेरी यात्रा लगातार जारी रही और मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि मैंने किसी भी कोचिंग संस्थान का सहारा नहीं लिया और नहीं कभी सर्विस के दौरान कभी छुट्टियां ली। सर्विस के साथ ही लगातार अध्ययन जारी रखा, क्योंकि मेरे जनमानस में एक ही चीज थी कि मुझे प्रशासनिक अधिकारी बनना है। तो जब मेरा स्कूल व्याख्याता पद पर सिलेक्शन हो गया तो मैंने दोबारा गुरुजी को फोन लगाया कि सर मैं फर्स्ट ग्रेड टीचर बन गया हूँ। तुरंत का नहीं, एक ही चीज मैंने आपको बताई है कि आपको प्रशासनिक अधिकारी ही बनना है। उसके बाद मुझे फोन करना। फिर मैंने 2012 आरएएस एग्जाम दिया, काफी अच्छी तैयारी की थी मेरी तरफ से, लेकिन मुझे 350 रैंक प्राप्त हुई। तो फिर मैंने डरते हुए सर को फोन किया कि सर मेरा आरएस में सिलेक्शन हो गया। उन्होंने कहा नहीं, आपको प्रॉपर स्थान ही प्राप्त करना है, तभी मैं मानूंगा आप आरएस बन गए। फिर भगवान की कृपा से, गुरुजनों के आशीर्वाद से और सभी साथियों के दुआओं से आरएस 2013 में मुझे 4थी रैंक प्राप्त हुई। तो जब उस दिन 7 तारीख को रात को लगभग 11 पौने 11 रिजल्ट आया था, तो मैंने सबसे पहला फोन अपने प्रिय गुरु जी को लगाया। उस समय वो सो गए थे, तो जब मैंने उनको फोन लगाया तो वो भी एकदम से डर गए हड़बड़ाहट में कि क्या हो गया, रात को 11 बजे फोन किया। तो मैंने कहा सर
मैंने पूरे राजस्थान में चौथी रैंक प्राप्त की है आपके आशीर्वाद से। तो वो भी खुशी के मारे पूरी रात सो नहीं पाए, और मैं भी आपको बताऊं कि पूरी रात मैं भी नहीं सो पाया, क्योंकि मैंने इस बार अच्छी तैयारी की और सोच रहा था कि 100-150 तक रैंक आ जाएगी, लेकिन चौथी रैंक अपने आप में कुछ अलग थी, क्योंकि मैंने इसकी कभी कल्पना भी नहीं की थी कि अपन टॉप 10 में आ जाएंगे। मैं सोचता था कि जो शुरुआत के जो टॉप 10 के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो मालूम नहीं किसी दूसरी दुनिया से आते होंगे, ठीक है। अपन तो कभी इसके बारे में सोच ही नहीं सकते। 2013 का जब मेंस का एग्जाम दे रहा था, उसी समय मैं अभी वर्तमान में एक्साइज इंस्पेक्टर के पद पे सापरा भिलवाड़ा में कार्य, तो हमारी उदयपुर ओटीसी में ट्रेनिंग चल रही थी। तो ट्रेनिंग के दौरान ही थोड़ा बहुत घंटे 2 घंटे का समय बंक मार के थोड़ी पढ़ाई कर लेते थे, क्योंकि ट्रेनिंग के टाइम में टाइम मिलता नहीं बिल्कुल। तो उस समय अध्ययन लगातार जारी रखा। अब मैं विद्यार्थियों से जो आरएस की मुख्य परीक्षा जो इसमें सबसे ज्यादा मायने रखती है, तो उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि कई लोग जैसे कहते हैं, महावीर सिंह जी ने कहा, मैं वो मेरी बात का बुरा नहीं माने, कि आपको रोजनामचा बना के पढ़ाई करनी चाहिए। मेरा इसके बारे में कुछ डिफरेंट विचार है। मैं कहता हूं कि विद्यार्थियों को टाइम टेबल जैसी प्रणाली में नहीं पढ़कर अपनी मस्ती भरे माहौल में पढ़ना चाहिए, जितना भी समय मिले। कई लोगों का ऐसा मानना है कि आदमी को प्रातःकाल जल्दी उठ के अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि उस समय आदमी का जो मन है वो शांत चित्त रहता है, अच्छा याद रहता है। लेकिन मेरे पढ़ने की शैली अलग है। मैं रात को 8 बजे पढ़ने बैठता हूँ, सुबह 2 बजे तक पढ़ता हूँ। तो आपको जो समय सुटेबल लगे उसके अनुसार पढ़ना चाहिए। ये नहीं कि मैंने कह दिया आप इस समय पढ़ना है, आपको रात में पढ़ना अच्छा लगता है, या आपको दिन में पढ़ना अच्छा लगता है, या आपको दोपहर में पढ़ना अच्छा लगता है, ये अपने अनुसार आपका मन क्या कहता है, क्योंकि ये चीज आपके अंदर से आती है। तो उसके अनुसार आपको लगातार अपना अध्ययन करते रहना चाहिए। मैं विद्यार्थी जो इस आरएस या आईएएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कहता हूं कि आप अपना धैर्य बनाकर रखें, सकारात्मक सोचें, और किसी एक प्रमाणित पुस्तक को, चाहे कोई सी भी हो। जैसे मैंने इस बार समय कम मिला था, ट्रेनिंग का टाइम था, तो पनोरमा की जो गाइडें है, कई लोग कहते हैं गाइडें नहीं पढ़नी चाहिए, ऑथेंटिक पुस्तक पढ़नी चाहिए, लेकिन मैंने सिर्फ पनोरमा की गाइडें, जिनके राइटर एचडी सिंह और चित्रा राव है, आज उनका बहुत बड़ा योगदान है मेरी सफलता में। तो मैंने सिर्फ पनोरमा गाइडें मैंने मान लिया कि मुझे सिर्फ पनोरमा ही पढ़ना है, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। पनोरमा पढ़ ली, उसके स्वनिर्मित नोट्स बना लिए, और नोट्स का लगातार रिविजन करता रहा। इससे क्या होता है स्वनिर्मित नोट से, कि आप एग्जाम के जस्ट पहले बहुत कम समय में उनका बार बार रिवीजन कर सकते हो। तो स्वनिर्मित नोट्स। फिर मेंस एग्जाम देते समय, जब मैंने 2012 में एग्जाम दिया था तो कुछ गलतियां की थी, और जब मैंने आरटीआई के तहत उन कॉपियों को प्राप्त किया और एनालिसिस किया कि वास्तव में मेरी कमजोरी कहां रह गई। मैंने अच्छी तैयारी की, फिर भी रैंक बहुत नीचे चली गई। तो मैंने 12 में क्या गलती की थी कि मेंस में हर क्वेश्चन को अटेंड करने की कोशिश की, चाहे उसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं आ रहा है। जैसे 2012 में एक 50 शब्द का क्वेश्चन आया था, राधा काव्य, तो मैंने कभी सुना ही नहीं था कि होता क्या है, फिर भी मैंने अनर्गल बातें लिख दी। तो उससे क्या नुकसान होता है, एक तो एग्जामिनर के माइंड में उसका नेगेटिव इफेक्ट जाता है कि ये अपने को क्या है बना रहा है, बेवकूफ बना रहा है। दूसरा, जो चीज अपने को नहीं आ रही उसके बारे में अपन फालतू ठूस रहे हैं, तो उससे अपनी एनर्जी वेस्ट होती है, टाइम भी बहुत ज्यादा लगता है। इसके कारण से क्या होता है, जो बड़े क्वेश्चन है उसमें अपने को कम समय मिल पाता है, कई बार क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो मैंने इस बार नई स्ट्रेटेजी अपनाई। सबसे पहले तो 20 नंबर के क्वेश्चन होते हैं जो 200 शब्दों के, उनको अच्छी तरीके से किया। अब 200 बड़े क्वेश्चन होते हैं, उसमें मैं विद्यार्थियों को कहना चाहता हूं कि बड़े क्वेश्चन करते समय हर क्वेश्चन में चाहे 200 शब्द का, उसमें कम से कम 4-5 लाइन में उसकी भूमिका बनाए पहले। फिर उसके जैसे मान लो द्वितीय विश्व युद्ध के आपको परिणाम बताने, तो भूमिका बता दी 4-5 लाइन में। फिर द्वितीय विश्व युद्ध के कारण आप लिखो संक्षिप्त में। उसके बाद में थोड़ा सा परिणामों का, ज्यादा डिटेल नहीं लिखनी आपको, क्योंकि 200 शब्द बहुत कम होते हैं। उसके बाद में 5 लाइनें आपको निष्कर्ष के लिए बचा कर रखें कि पूरे कि इस उपरोक्त आधार पर ऐसा कहा जा सकता है या माना जा सकता है कि द्वितीय विश्व तत्कालीन परिस्थितियों की उपस्थिति इस चीज से, अगर आप इसको पूरे क्वेश्चन को उस द्वितीय विश्व पूरे को एक क्वेश्चन में समेट लोगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अब रही बात 15 शब्द और 50 शब्द के उत्तर लिखने की, जैसे मेरी शैली अलग है। कई लोग जैसे 15 वर्ष के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें कहते हैं आपको 15 वर्ष ही लिखने, ज्यादा लिखने। पिछली बार एक क्वेश्चन आया था 15 शब्द का कि नाथ द्वारा शैली की 2 विशेषताएं लिखी। तो अमूमन स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि सीधा 1 नंबर और 2 नंबर विशेषताएं लिख देते हैं, उससे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, उससे आधा मार्क्स मिलेगा 2 में से। मैंने जैसे उत्तर लिखा है तो मैंने क्या कहा कि नाथ द्वारा शैली मेवाड़ की उपशैली जिसका विकास 16वीं शताब्दी में हुआ था, इसकी प्रमुख 2 विशेषताएं निम्नलिखित है, 1 और 2। एक में क्या 2-3 विशेषताएं लिखो, वो दूसरे में 2-3। तो इसमें आपको 2 में से 2 मार्क्स मिलेंगे, और उसका इंपैक्ट क्या हुआ, बड़े क्वेश्चन बहुत अच्छा होगा। एग्जामिनर के माइंड में अलग से वो आपकी कॉपी आप उसको दृष्टिगत होगी, और उसके कारण से आपको बड़े क्वेश्चन में भी बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और आपको ज्यादा हड़बड़ाहट मेंस एग्जाम में नहीं दिखानी। जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा उसको छोड़ दो,
उसके पीछे टाइम खराब करने का कोई फायदा नहीं। जैसे इस बार मैंने जो सेकंड पेपर है जो साइंस और मैथमेटिक्स का था, उसमें मुझे मैथ्स के 20 क्वेश्चन नहीं आ रहे थे, तो मैं छोड़ दिया। इसमें फालतू टाइम खराब करने से क्या फायदा। फिर जैसे अनिल कुमार जी सिंगल साहब ने बताया कि आपको हर टॉपिक पर पूरा ध्यान, आपको सच्चाई अपनी आपके सामने बताना चाहता हूं कि अंग्रेजी मेरी कमजोरी है, बहुत कम आती है अंग्रेजी मुझे, क्योंकि ग्रामीण परिवेश से हूं, कभी माहौल ही नहीं मिला अंग्रेजी सीखने का। तो इस बार मैंने क्या किया, दोनों बार, ये मेरी सच्चाई है, मैंने इंग्लिश को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दिया। मैंने कहा इस 80 नंबर के चक्कर में अपन पूरे के पूरे 800 नंबर खराब कर देंगे, तो इसको छोड़ दो, और जो सब्जेक्ट अपना स्ट्रॉन्ग है इस पे पूरा का पूरा फोकस करो। जो फोर्थ पेपर था हिंदी का, राजस्थानी से मैंने एमए किया, तो ये सहयोग की बात थी, इस बार फर्स्ट टाइम राजस्थानी रखा और बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि राजस्थानी से एमए कर रखा था तो बढ़िया लिखा। तो अंग्रेजी की भरपाई उस राजस्थानी ने कर दी, हिंदी बहुत अच्छा है, तो उसके कारण से एक लगातार लिखने की प्रैक्टिस करते रहे, सब निर्मित नोट्स बनाते रहे और उनका बार बार रिवीजन करते रहे। ज्यादा किताबें पढ़ने से या बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है। सिलेक्शन आप एक कोई भी चीज जो आपको अच्छी लगे, जैसे मैंने पनोरमा मान लिया, मेरे लिए सब कुछ यही है, बाइबल ये है, कुरान ये, गीता ये, उसको बना लिया, उसके नोट्स बना लिए, बार बार रिवीजन करता रहा। आखिर में ज्यादा समय नहीं लेते हुए विद्यार्थियों से एक ही चीज कहना चाहता हूं कि अपने आप पे विश्वास रखे, हमेशा ये दिमाग में रखे कि मेरा तो होगा, मेरा नहीं होगा तो किसका होगा, क्योंकि मैंने इतनी अच्छी तैयारी की है। लास्ट में अपने इस वक्तव्य के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं कि जिंदा वो है जिसकी प्यास जिंदा है, जिंदा वो है जिसकी प्यास जिंदा है, जिंदा वो है जिसकी आस जिंदा है, श्वास लेना ही नाम नहीं है जिंदगी का, जिंदा वो है जिसका विश्वास जिंदा है। तो अपने आप पे विश्वास रखे, इन आदरणीय गुरुजनों पर विश्वास रखे, इनके बताए मार्गदर्शन को फॉलो करते हुए लगातार आगे बढ़ते रहे, निश्चित ही सफलता आपके कदम चूमेगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुखाराम जी, आपने बहुत ही मूविंग ऑन फॉरवर्ड, we would now like to invite Shri Ashok Ranwa ji to come forward and say a few words. आदरणीय वीसी सर, रजिस्ट्रार महोदय, यूनिवर्सिटी के समस्त पदाधिकारीगण, मेरे सीनियर दोस्तों, सबसे पहले मुझे सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि मैं इसी राजस्थान यूनिवर्सिटी के राजस्थान कॉलेज का विद्यार्थी रहा हूँ। 2006 से 2009 के बीच मैं ज्योग्राफी ऑनर्स का स्टूडेंट रहा। चाहे भले ही कितनी ही अपन आदर्शवादी बातें कर ले, हमें कब तैयारी करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, यहाँ बैठा जो विशाल जन सैलाब है, आप और हम लगभग मध्यम वर्ग के हैं। अपर क्लास का कोई आरएस आईएएस बनने नहीं आते, क्योंकि उनके पास पहले से ही बिजनेस होता है। तो हमारे सामने ये समस्या होती है कि सीधी अपन आरएस आईएएस की तैयारी करें या जॉब सिक्योर करें। 2009 में मैंने जैसे ही बीए किया, हालांकि मैं 12th में आर्ट्स से राजस्थान बोर्ड मेरिटोरियस भी रहा, तो मुझे तो डरने की आवश्यकता ही नहीं थी, लेकिन प्रेशर रहता है घर वालों का, सब चीज का। तो मैंने पोस्ट ऑफिस में पोस्टल असिस्टेंट यानी बाबू की नौकरी ज्वाइन कर ली। उसी दौरान 2010 आरएस आया। गलतफहमी थी कि अपन तो टॉपर है, कौन रोकेगा अपन को। 2010 प्रीलिम्स दिया। उस टाइम ये पता नहीं था कि मेंस की तैयारी कब करनी है, यही सोचते थे प्री का रिजल्ट देखेंगे उसके बाद में तैयारी करेंगे। जैसे अभी महावीर सिंह जी जोधा, जो कि हमारे साथी आरटीएस है, ये भी 2010 में थे और हम भी 2010 में थे। तो आदरणीय एमएल कुमार सर चेयरमैन थे और उन्होंने प्रीलिम्स के रिजल्ट के 40 दिन बाद ही मेंस करवा दिए। तो हम ज्ञापन देने पहुंच गए उनके पास कि सर आगे बढ़ो, उम्मीद थी गुजर आंदोलन है तो आगे जाएगी। तो उन्होंने एक ही बात कही कि मुझे परीक्षा की तिथि का इंतजार करने वाले विद्यार्थी नहीं चाहिए, मुझे जो साल भर से तैयारी कर रहे हैं वो चाहिए। तो आप जाओ, मैं तो इसी तिथि पे करवाऊंगा। तो सबसे पहले तो यही चीज है कि अपन तैयारी कब स्टार्ट करें।
मैंने पोस्ट ऑफिस की नौकरी के बाद 4 साल वरिष्ठ अध्यापक रहा। 2012 में मैं ज्योग्राफी से स्कूल लेक्चरशिप में राजस्थान टॉपर रहा और 2012 आरएस में 240 रैंक के साथ आरटीएस प्राप्त किया। तो कई लोग ये पूछते हैं, जैसे मैं फर्स्ट ग्रेड में मेरा टॉप रैंक पे सिलेक्शन हुआ, क्या आपने कौन सी गाइड पढ़ी बताओ। अब मैं 2000 मेरे स्कूल 11 सीनियर में ज्योग्राफी ऑनर्स एमए ज्योग्राफी से किया, तो मैं ये तो है नहीं कि एग्जाम के टाइम में पढ़ा केवल, तो क्या बताएं उनको, कौन सी गाइड बताएं। तो हमें तैयारी ग्रेजुएशन के साथ ही करनी है, चाहे भले ही थोड़ी थोड़ी करो। दूसरे अपन कई टॉपर्स के इंटरव्यू वगैरह पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं, क्रॉनिकल पढ़नी चाहिए, इंग्लिश का वो पेपर पढ़ना चाहिए। हो सकता है यूपीएससी वालों के लिए फायदेमंद हो, मुझे तो नहीं लगा आरपीएससी में चाहिए। मैं तो आज तक क्रॉनिकल पढ़ ही नहीं पाया, 1-2 अंक